फॉर्मेट्स ऑफ एसएससी एग्जाम्स, इसको हम कर रहे हैं। इस सीरीज़ में अभी तक हमने 22 प्रैक्टिस सेट कवर कर लिए हैं, और इस सीरीज़ जो पर्टिकुलर सेट है आपका 23 नंबर सेट, इसके अंदर हम फिर से करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चंस और प्लस जीएस के कुछ क्वेश्चंस को मिक्सअप करके करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पहला आज का, शिवा केव्स आर लोकेटेड इन। जो शिव के केव्स हैं, भगवान शिव की केव्स जो हैं वो कहाँ पर देखने को मिलती हैं? ठीक है, ये देखने को मिलती है एलिफेंटा केव्स के अंदर। ठीक है, एलिफेंटा केव्स। और एलिफेंटा केव्स में शिव की कौन सी मूर्ति है? त्रिमूर्ति आपको देखने को मिलती है, त्रिमूर्ति। ठीक है, त्रिमूर्ति, जिसके अंदर भगवान शिव की जो है वो 3 मूर्तियाँ आपको देखने को मिलती हैं। 3 मूर्तियाँ, ठीक है, 3 फेसेस आपको देखने को मिलते हैं, क्रिएटर, प्रिजर्वर और डिस्ट्रॉयर, मतलब बनाने वाले, पालने वाले और विनाश करने वाले। ठीक है, इस तरीके का एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आपको त्रिमूर्ति के अंदर देखने को मिलता है। और जो एलिफेंटा केव्स है ये बनवाई थी किसने? राष्ट्रकूट वंश ने बनवाई थी, राष्ट्रकूटों ने बनवाई थी आपकी एलिफेंटा केव्स। ठीक है, और जो अजंता केव्स हैं यहाँ पर, अजंता केव्स जो है क्या है? बुद्धिस्ट केव्स हैं। ये सारे यहाँ पर जितनी भी केव्स हैं सारी बुद्धिस्ट केव्स हैं, गौतम बुद्ध से संबंधित ये सारी केव्स यहाँ पर हैं। यहाँ पर लगभग 30 गुफाएं देखने को मिलती हैं। एलोरा केव्स जो है, एलोरा केव्स के अंदर 12 जो बुद्धिस्ट केव्स हैं, मतलब जो 12 प्लेस पॉइंट्स हैं वो 12 बुद्धिस्ट केव्स हैं, और 13 आपकी जो है 13 हिंदू केव्स, और प्लस 5 साथ में जैन केव्स हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअली मिक्स है, बेसिकली मिक्सचर है एलोरा केव्स। ठीक, अजंता एलोरा। ठीक है, और जो यहाँ पर नाम लिखा हुआ है बदामी केव्स, जो बदामी केव्स है, बदामी केव्स बनवाया था किसने? चालुक्यों ने। चालुक्यों ने बनवाया था, चालुक्यास ने बनवाया था बदामी केव्स। ठीक है, और चालुक्यों को देखो, चालुक्यों ने हराया था, चालुक्यों को हराया था किसने? पुलाकेशिन द्वितीय ने। पुलाकेशिन द्वितीय ने, पुलाकेशिन द्वितीय, सेकंड लिख देता हूँ, पुलाकेशिन द्वितीय ने हराया था चालुक्यों को। ठीक है, और हर्षवर्धन, ठीक है, हर्षवर्धन को भी हराया था। हर्षवर्धन ने हराया था पुलकेशिन द्वितीय को फिर। ठीक है, मतलब चालुक्य को हराया पुलकेशिन ने, और पुलकेशिन द्वितीय को हराया गया था किसके द्वारा? हर्षवर्धन के द्वारा। ठीक है, हर्षवर्धन। और पुलकेशिन द्वितीय से एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, रविकृति। ठीक है, रविकृति, रविकृति जो है वो पुलकेशिन द्वितीय के टाइम पर है, और ये लेख जो लिखा गया था अहियोल इंस्क्रिप्शन में, अहियोल इंस्क्रिप्शन के अंदर ये लिखा गया है। ठीक है, और अहियोल इंस्क्रिप्शन जो है वो, जो रविकृति बेसिकली ये पाली भाषा में लिखी गई, पाली लैंग्वेज के अंदर ये लिखी गई है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी बदामी केव्स से संबंधित। ठीक है, तो इसमें एक और नाम आता है इस पीरियड में, एक नाम था आपका नरसिम्हा वर्मन। ठीक है, नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट। ठीक है, तो नरसिम्हा वर्मन को जो टाइटल मिला था, एक टाइटल मिला था वातापी कोंडा, वातापी कोंडा, वातापी कोंडा का एक टाइटल मिला था इनको। ठीक है, क्योंकि इन्होंने वो एरिया जीता था। ठीक है, नरसिम्हा वर्मन प्रथम ने। ठीक है, तो शिव केव्स आपकी कहाँ पर देखने को मिलती हैं? एलिफेंटा केव्स के अंदर। ठीक है, ये सारी केव्स मोस्टली कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल स्पेसिफाइज द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ एवरी सिटीजन। जो प्रत्येक सिटीजन है उसके लिए जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उसके बारे में किसमें बात की गई है? वो बात की गई है आर्टिकल 51A में। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और जो फंडामेंटल ड्यूटीज का जो कॉन्सेप्ट है, मतलब ये जो चीज़ है बेसिकली, ये कब आई थी? हमारी 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था 1976 के अंदर, उसमें ये ऐड की गई थी। ठीक है, 51 नंबर आर्टिकल है, जब कॉन्स्टिट्यूशन में ये ऐड की गई थी उस टाइम पर 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बताया गया था। ठीक है, उसके बाद फिर एक अमेंडमेंट हुआ 86th अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, और ये कब हुआ था? 2002 के अंदर। तो 2002 में जब ये अमेंडमेंट हुआ 86th अमेंडमेंट, तो इसमें 11th फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड कर दिया गया। ठीक है, और 11th फंडामेंटल ड्यूटी कौन सी है? ये वही ड्यूटी है जिसमें पेरेंट्स की ये ड्यूटी है कि जो 6 साल से लेके 14 साल तक के बच्चों को जो एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन, वो प्रोवाइड कराई जाए। ठीक है, क्लियर, ये फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई। और जो ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली फंडामेंटल ड्यूटीज़ का, ये हमने लिया था यूएसएसआर से। ठीक है, जो आज का आपका रशिया वाला इलाका है, रशिया। ठीक है, उसके लिए जो देखिए आर्टिकल तो 51 हो गया ए, उसके अंदर पार्ट 1 पॉइंट 1 या पॉइंट A, 2, 3 इस तरीके से डिवीजन दिया हुआ है 11 तक में। और इसके लिए जो पार्ट रिस्पॉन्सिबल है, पार्ट 4 ए आता है। ठीक है, और पार्ट 4 किसके लिए आता है? पार्ट 4 आता है आपका डीपीएसपी के लिए,
डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के लिए आता है, जो हमने कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया है, आयरलैंड से हमने लिया है, ठीक है। और आयरलैंड ने ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया था, स्वीडन से, स्वीडन के कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है, आर्टिकल 80। आर्टिकल 80 जो है, या 80 नंबर का जो आर्टिकल है, ये बात करता है कि नंबर ऑफ सीट्स के बारे में, नंबर ऑफ सीट्स के बारे में बात करता है। कौन सी नंबर ऑफ सीट्स, जो राज्यसभा के अंदर होंगी, ठीक है, उनकी सीट्स के बारे में बात करता है आर्टिकल 80। फिर 356 है, अगर जो संविधान के ये बेसिकली क्या है, प्रेसिडेंशियल रूल, ठीक है। देखिए इमरजेंसी जो लगती है आपकी, तीन टाइप की लगती है, एक तो आपकी नेशनल इमरजेंसी, एक आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी, और एक प्रेसिडेंशियल रूल, ठीक है। तो ये प्रेसिडेंशियल रूल के बारे में बात करता है आर्टिकल 356, ठीक है। और 343 ये जो आपका आर्टिकल है, ये आपका बात करता है ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में, ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में। जो ऑफिशियल लैंग्वेज है बेसिकली वो क्या है, हिंदी है, ठीक। उसके बारे में बात करता है आर्टिकल 343। और लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे हैं तो हम शेड्यूल जो एक लैंग्वेजेस के लिए है वो कौन सा है, 8 शेड्यूल जो है वो लैंग्वेजेस के बारे में बात करता है, 8वां शेड्यूल, ठीक है। तो ये है कुछ चीज़ें इस पर्टिकुलर पॉइंट से रिलेटेड। तो क्वेश्चन था हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ के रिलेटेड, तो उसका जो आर्टिकल है 51A है। नेक्स्ट है, वेयर इज तुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं TERLS, ठीक है। ये कहाँ पर है, ये रेलवे, सॉरी नॉट रेलवे स्टेशन, ये जो लॉन्चिंग स्टेशन है ये आपका है सिचुएटेड केरला के अंदर, केरला में, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक और रेलवे रेलवे स्टेशन, ओके, केरला के अंदर एक और लॉन्चिंग स्टेशन है, केरला के लॉन्चिंग स्टेशन, उसका नाम है VSSC। ये क्या है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, ठीक है। और ये आपका तिरुवनंतपुरम में है, तिरुवनंतपुरम के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है UIC, मतलब यूरेनियम, ये आपका एक है UCI नहीं, UCI, ठीक है, यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है यह कहाँ पर है, झारखंड के अंदर, झारखंड के अंदर, ठीक है, झारखंड। और जो जगह है प्रोफली, उस जगह का नाम हम बात करेंगे तो जो जादूगोड़ा, जादूगोड़ा नाम की जगह पर है झारखंड के अंदर, वहाँ पर उसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। और एक है आपका कुछ और हेडक्वार्टर्स की बात कर ले जो इंपॉर्टेंट है, जैसे आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेटरी, ठीक है, ये आपका कहाँ देखने को मिलता है, नैनीताल में, उत्तराखंड के अंदर है। सेंटर फॉर अर्थ साइंस आपको त्रिवेंद्रम में देखने को मिलता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग आपको देहरादून के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, ठीक है, इसके हेडक्वार्टर आपको कहाँ देखने को मिलता है, बेंगलुरु के अंदर, ठीक है। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसके भी आपके बेंगलोर में है, ठीक है। तो ये जो तुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है ये आपका कहाँ पर है, केरला के अंदर है, ठीक है। करेक्ट आंसर केरला। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच साउथ इंडियन डायनेस्टी, बेसिकली साउथ डायनेस्टी के बारे में पूछा गया है, जिसके अंदर बेस्ट विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात की गई है, ठीक है। मतलब जो प्रशासन है लोकल, सुकल सर्व गवर्नमेंट, या जैसे आज की डेट में जो विलेज पंचायत है, विलेज ग्राम सभा है, ये सब जो चीज़ें हैं ये किस साउथ इंडियन डायनेस्टी के अंदर देखने को मिलती है सबसे ज़्यादा। तो इसके जो एविडेंस मिले हैं वो आपको देखने को मिले हैं चोला किंगडम में। चोला कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। चोला किंगडम के अंदर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो सिस्टम है वो आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और यहाँ पर 3 वर्ड आपको यूज़ किए गए हैं, एक है उलर, और है सभा, ठीक है, और एक है नगरम, नगरम, ठीक। ये 3 वर्ड है। तो जो उलर है इसे कहते हैं विलेज असेंबली, ठीक है, विलेज असेंबली कहा जाता है इसे, ठीक है, विलेज असेंबली, जिसके अंदर जो नॉन ब्राह्मण लोग हैं, नॉन ब्राह्मण लोग जो हैं उनका गैदरिंग है बेसिकली उलर। और जो सभा है, सभा के अंदर जो है असेंबली है किसकी, ब्राह्मण्स की, ब्राह्मण कम्युनिटी की जो असेंबली है उसे कहते हैं सभा। और उलर कहते हैं जिसके अंदर नॉन ब्राह्मण लोग कम्युनिटी जो इस्टेब्लिश करती है, मतलब उनका जो ग्रुप है बेसिकली। और नगरम, नगरम बेसिकली जो नाडू एरिया था उस टाइम पे, नाडू एरिया जो तमिलनाडु है आज का, उस टाइम पर तमिलनाडु वाला जो जोन है, और नाडू के जो ट्रेडर्स है बेसिकली, जो व्यापारी लोग हैं, उनका एक ग्रुप है, उस जो जहाँ रहते हैं उसको कहते हैं नगरम, ठीक है। और इस टाइम पर जो चोला पीरियड था, तो चोल पीरियड में जो नेवी थी इनकी, चोला राजाओं की, वो काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट हुआ करती थी, मतलब बहुत ज़्यादा सक्षम थी अपनी नेवी उनकी, ठीक है। तो क्वेश्चन था आपका साउथ इंडियन डायनेस्टी जो बेस्ट विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताता है वो है आपका चोला डायनेस्टी। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ह्यूमन राइट्स एज वेल एज द फंडामेंटल राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया।
अब देखिए ये कई सारी चीज़ें दी हुई है, राइट्स के बारे में बात किया गया है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। होता क्या है, देखिए फंडामेंटल राइट्स आपका कहाँ पे दिया हुआ है, पार्ट 3 में दिया हुआ है, ठीक। इसके लिए जो आर्टिकल्स हैं वो हैं आपके 12 से लेके 12 से 35 तक, ठीक। मेजरली स्टार्ट होते हैं 14 to 35 और 6 डिवीजन में ये फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। जैसे आपका राइट टू आपका वो होता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है, एजुकेशनल राइट होता है, रिलीजियस राइट होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हैं, ठीक है, और आपका रिलीजियस राइट हो गया। इस तरीके से कई सारे 6 डिवीजन में आपको दिया गया है, ठीक। तो इसमें पूछा गया कि जो ह्यूमन राइट एज वेल एज द फंडामेंटल राइट, वो कौन सा राइट आता है आपका इसके अंदर, ठीक है। तो वो है आपका राइट टू एजुकेशन, ठीक है। राइट टू एजुकेशन आएगा आपका, ह्यूमन राइट के अंदर भी है और फंडामेंटल राइट के अंदर। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अब देखिए जो राइट टू एजुकेशन है इसके बारे में के लिए जो एक आर्टिकल ऐड किया गया था 21 नंबर ए, 21A जो आर्टिकल है वो बात करता है राइट टू एजुकेशन के बारे में। और ये कब ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ये हुआ था 86th अमेंडमेंट जो हुई थी कब, 2002 के अंदर, ठीक है, तब ये एड ऑन किया गया था, ठीक। अब जो इसके साथ में एक आर्टिकल आता है 21A हो गया राइट टू एजुकेशन का, उसके साथ में एक और आर्टिकल है 45, आर्टिकल 45, ये बात करता है डीपीएसपी के अंदर आता है, डीपीएसपी के अंदर आता है। और ये भी आपका किसके बारे में बात करता है, एजुकेशन से संबंधित है आपका, ठीक है। और साथ में फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़, उसके अंदर जो 11th ड्यूटी है वो भी आपकी किसके बारे में बात करती है, एजुकेशन के बारे में, एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करती है। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो पहले एक अमेंडमेंट हुआ था 42nd अमेंडमेंट एक्ट, 42nd अमेंडमेंट हुआ था ये आपका। तो इस अमेंडमेंट से पहले जो आपका एजुकेशन है बेसिकली, ठीक, ये स्टेट लिस्ट में था, ठीक है। 3 तरीके की लिस्ट है हमें पता है, जैसे कि आप स्टेट सेंटर की लिस्ट है, स्टेट की लिस्ट है और एक कंकरेंट लिस्ट है, ठीक है। तो ये आपका स्टेट लिस्ट में हुआ करता था पहले। जब 42वां अमेंडमेंट हुआ, उस अमेंडमेंट के बाद जो एजुकेशन का सिस्टम है या एजुकेशन की जितने भी राइट्स या जो भी चीज़ें हैं ये कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया, ठीक है, ताकि इस पर लॉ जो है या रूल्स हैं वो स्टेट भी बना सकती है और केंद्र सरकार भी बना सकती है, दोनों बना सकती है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन में पूछा गया था, ह्यूमन राइट भी है और फंडामेंटल राइट भी है, वो आपका राइट टू एजुकेशन है, शिक्षा का अधिकार, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज म्यांमार, जिसे बर्मा कहते हैं, म्यांमार कहते हैं आज की डेट में, पहले बर्मा हुआ करता था, सेपरेट फ्रॉम इंडिया बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा उसे भारत से अलग कर दिया गया। वो साल था 1937 का, ठीक है। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 1937, ठीक है। अब बर्मा की बात करें या म्यांमार की हम बात करें, दोनों एक ही चीज़ें हैं, एक ही नाम है, मतलब एक ही कंट्री का नाम है। तो इसके साथ जो इंडिया के बॉर्डर्स हैं वो कौन कौन से शेयर करते हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर शेयर करता है, नागालैंड शेयर करता है आपका, मिजोरम शेयर करता है, ठीक है, और साथ में मणिपुर, ठीक है, मणिपुर। ये 4 स्टेट्स जो है वो म्यांमार या फिर बर्मा के साथ में अपना बॉर्डर जो है शेयर करते हैं, ठीक है। और बांग्लादेश को, जो एक बांग्लादेश हमारा पड़ोसी राज्य है, म्यांमार और बांग्लादेश, इंडिया ये सब जुड़े हुए थे। तो जो बांग्लादेश है वो पहले तो जब 1947 के दौरान ये आज़ाद हुआ तो ये ईस्ट पाकिस्तान था। उसके बाद 1971 के अंदर हमने बांग्लादेश को एज अ इंडिपेंडेंट देश बनाया, ठीक है, मतलब लड़ाई हुई उसके बाद फिर ये एक अलग देश बन गया, बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया, सेपरेट आउट हो गया, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आता है कि इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है, इसके बीच में जो बॉर्डर लाइन है, मतलब जो इधर बॉर्डर है, ठीक है, और जो इधर बांग्लादेश के साथ में जो बॉर्डर था आपका, ठीक है, जो बांग्लादेश तो 71 में बना, उससे पहले तो ये ईस्ट पाकिस्तान था। तो ये जो बॉर्डर लाइन है इसे कहा जाता है रेड क्लिफ लाइन, ठीक है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर लाइन है उसे कहते हैं हम रेड क्लिफ लाइन। और जो आपकी इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर है उसे कहते हैं मैकमोहन लाइन, ठीक है। तो आपको नाम ध्यान रखना है, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज मेंट फॉर मेकिंग सजेशन टू द यूनियन एंड द स्टेट रिगार्डिंग द ट्रांसफर एंड अलोकेशन ऑफ फाइनेंस रिसोर्सेज। देखिए जो पैसा होता है बेसिकली मनी है ना, जो मनी है आपकी, उसको सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइड करने का काम कौन करता है, ये पूछा गया है इसमें, ठीक है, कि भाई कितना पैसा किस स्टेट को मिलेगा, किस को डिवाइड किया जाएगा, कितने रेशियो में उसको दिया जाएगा, ठीक है।
तो ये चीज़ बात करता है आपका फाइनेंस कमीशन, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फाइनेंस कमीशन। और फाइनेंस कमीशन के लिए जो आर्टिकल है आपका, आर्टिकल है 280। 280 नंबर का जो आर्टिकल है वो आपका फाइनेंस कमीशन के बारे में बात करता है, ठीक है। और जो पहले भारत के फाइनेंस कमीशन रहे हैं वो रहे हैं के सी नियोगी, ठीक है। ही इज़ द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, जब ये फाइनेंस कमीशन बना था। और प्रेजेंट टाइम पर, एट प्रेजेंट जो है फाइनेंस कमीशन जो है वो कौन से हैं, 15th नंबर के फाइनेंस कमीशन है वो कौन है, एन.के. सिंह, ठीक है, एन.के. सिंह, ठीक है। और जो यहाँ पर नीति आयोग है, नीति आयोग का कई बार फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। जिसका गठन कब हुआ था, जिसका गठन हुआ था आपका 1 जनवरी 2015 के अंदर, ठीक है। पहले ये क्या था, प्लानिंग कमीशन कहा जाता था, उसके बाद ये नीति आयोग बन गया आपका। और एक और ये है आपका नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ये हटा दिए, ठीक है, ये हटा दिए ऑप्शन। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जो नेशनल डेवलप, देखिए नीति आयोग जो है प्लानिंग करती है कि क्या करना है, कितना करना है, कैसे करना है। अब उसको एग्जीक्यूट करने का काम जो कौन करता है, वो करता है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जिसे कहते हैं एनडीसी, ठीक है, क्लियर। तो क्वेश्चन था आपका मनी को एलोकेट करना सेंटर और स्टेट के बीच में, डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेस के बीच में, तो वो कौन करता है, फाइनेंस कमीशन। चलिए फिर बात करते हैं हुज टाइटल ऑफ द गुर्जर प्रतिहार रूलर, मतलब जो गुर्जर प्रतिहार के कौन से रूलर थे जिनको आदिव्रहा, आदिव्रहा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आदिव्रहा के नाम से जाना जाता है गुर्जर प्रतिहार के, वो कौन से रूलर थे ये पूछा गया। तो वो रूलर थे मिहिर भोज, ठीक है, मिहिर भोज। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, मिहिर भोज, ठीक है। और जो मिहिर भोज हैं, इनकी जो कैपिटल थी वो थी कन्नौज, कन्नौज कैपिटल थी। और उस टाइम पर ये सबसे बड़ी आर्मी मिहिर भोज में हुआ करती थी, ठीक है। क्योंकि देखिए इस टाइम पर इनके जो दुश्मन थे वो कौन थे, अरब इन्वेडर्स, जो अरब से आए हुए लोग थे, अरब इन्वेडर्स जो थे वो इनके इस टाइम पर सबसे बड़े दुश्मन हुआ करते थे। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोड द बुक पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो है ये पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है, ये पुस्तक लिखी गई है दादा भाई नौरोजी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी जो है इनको कहा जाता था ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, ठीक है। और जो स्वराज वर्ड है, स्वराज, जो स्वराज वर्ड है ये पहली बार इन्होंने ही कॉइन किया था, ठीक है। और कहाँ पर किया था, खिलाफत मूवमेंट में, जो खिलाफत मूवमेंट है, ठीक है, मूवमेंट, तो उसके अंदर 1906 के अंदर ये शब्द इन्होंने पहली बार कॉइन आउट किया था, ठीक है। अब इन्होंने एक दादा भाई नौरोजी से एक संबंधित एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो इन्होंने एक पेपर लिखा था, ठीक है। उस पेपर का नाम था रस्त गुफ्तार, ठीक है, रस्त गुफ्तार, ठीक है। रस्त गुफ्तार नाम का एक पेपर जो है वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा चलता था, ठीक है। और इनकी जो एक पर्सनल सेक्रेटरी थी, बेसिकली सेक्रेटरी थी वो कौन थी, मैडम बीकाजी कामा, मैडम बीकाजी कामा, ठीक है। और जो ये है आरसी दत्त जो है ये इनके द्वारा जो एक बुक लिखी गई है उस बुक का नाम है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के नाम से एक जो बुक है वो आरसी दत्त के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। और विपिन चंद्र पाल जो नाम है यहाँ पे देखिए, थर्ड पॉइंट, जो विपिन चंद्र पाल हैं ये डेमोक्रेटिक इंडियन पार्टी से संबंधित है। स्वराज जो है स्वराज एंड प्रेजेंट सिचुएशन इनके द्वारा एक लिखी गई बुक है बेसिकली, ठीक है। और सोल ऑफ इंडिया भी इनके द्वारा एक लिखी गई पुस्तक है, सोल ऑफ इंडिया, इसके द्वारा बिपिन चंद्र पाल के द्वारा, ठीक है। और लाला लाजपत राय, ठीक है, लाला लाजपत राय इन्होंने एक बुक लिखी थी, उसका नाम है अनहैप्पी इंडिया, इंग्लैंड दैट टू इंडिया, ठीक है। ये तो कुछ बुक्स हैं जो लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई है। और इनकी जो मृत्यु हुई थी, सॉन्डर्स ने लाठीचार्ज किया था, जो आपका आया था साइमन साइमन कमीशन आया था, उसका विद्रोह चल रहा था, तो उस टाइम पर जो सॉन्डर्स था उसने इन पर लाठीचार्ज किया, जिसकी वजह से इनके सर पर चोट लगी, जिसके उपरांत इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, लाला लाजपत राय। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दादा भाई नौरोजी। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आजकल पूछा जा रहा है, केमिकल चेंजेस, ठीक। अब देखिए फिजिकल, ये जो इवापोरेशन ऑफ वाटर, वाटर जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो गया, ये क्या है आपका,
ये आपका फिजिकल चेंज के अंदर आता है। बर्निंग ऑफ कैंडल, अब बर्निंग ऑफ कैंडल क्या हुआ इसमें कि केमिकली चेंज हुआ, मतलब जो एक सॉलिड मटेरियल था वो जला और ख़त्म हो गया, मतलब एक ट्रांसफॉर्मिंग हो गया, इसलिए क्या केमिकल चेंज के अंदर आता है। ग्लोइंग ऑफ बल्ब, ये भी आपका फिजिकल चेंज है। लिक्विफिकेशन ऑफ एयर, ये भी आपका फिजिकल चेंज है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2, बर्निंग ऑफ कैंडल इज द केमिकल चेंज। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं कुछ। तो कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द कंटिन्यूएशन ऑफ अम्ब्रेला स्कीम। एक अम्ब्रेला स्कीम जो है, जो जिसे कहते हैं अक्रॉस, उसका फुल फॉर्म है एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट रिसर्च मॉडलिंग ऑब्जर्वेशन सिस्टम एंड सर्विस। ठीक है, अक्रॉस टिल विच ईयर, ये कब तक इन्होंने कंटिन्यू करने की कोशिश प्लान बनाया है कि इसको कंटिन्यू किया जाएगा। ये कंटिन्यू किया जाएगा 2026 तक। ठीक है, और ये आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंदर, जो अर्थ साइंसेस की मिनिस्ट्री है उसके अंदर आता है ये। और अर्थ साइंसेस के मिनिस्टर जो है वो कौन है? जितेंद्र सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिलीज्ड 5th एडिशन ऑफ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, जो NFHS है। ठीक है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, इसका जो 5वां संस्करण है वो किसने लॉन्च किया है बेसिकली। ठीक है, तो ये लॉन्च किया है किसने? इसको लॉन्च किया है एक्चुअली बेसिकली, इसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी रिसेंटली पीएम मोदी हैज़ लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इन नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे जेवर एयरपोर्ट के नाम से हम जानते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर है। विद दिस उत्तर प्रदेश विल बिकम द ओनली स्टेट इन इंडिया हु हैव हाउ मेनी। देखिए, जब जेवर एयरपोर्ट का अनाउंसमेंट हो गया, अभी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई इसकी, बनेगा, तो जब बनकर ये तैयार होगा तो उसके बाद ये उत्तर प्रदेश का कौन सा कितने नंबर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा? ये बनेगा आपका 5th नंबर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, इससे पहले 4 एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है, वो क्या है, इंटरनेशनल स्टेटस है उनके पास, वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। ये भारत देश का सबसे पहला राज्य होगा जिसके पास 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 5 एयरपोर्ट्स। अब देखिए, जो आपके नागरिक एंड उड्डयन मंत्री हैं, जो एयरपोर्ट मिनिस्टर है, वो कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। ठीक है, और अगर जो हम बात करें कि देखिए, 5वां तो आपका जेवर एयरपोर्ट हो गया, तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ये कौन से हैं? पहला तो आपका मान लीजिए लखनऊ का जो चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट है। दूसरा है लाल बहादुर शास्त्री आपका जो एयरपोर्ट है वाराणसी के अंदर। ठीक, थर्ड एयरपोर्ट कुशीनगर एयरपोर्ट है, कुशीनगर एयरपोर्ट। कुशीनगर वही है जगह जहाँ पर भगवान बुद्ध की लास्ट उन्होंने बर्थ ली थी, मतलब ब्रीथ ली थी, सांस ली थी। ठीक है, जहाँ पर उनकी मृत्यु हुई थी। चौथा एयरपोर्ट है आपका अयोध्या। अयोध्या, जो अयोध्या एयरपोर्ट है, ठीक है, वो आपका एक चौथा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ठीक है, तो ये 4 एयरपोर्ट और ये 5वां आपका जेवर एयरपोर्ट जो आपका नोएडा में बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, स्काई रूट स्काई रूट एयर स्पेस टेस्ट फायर्ड इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड फुल्ली क्रायोजेनिक इंजन, रॉकेट इंजन। और उस रॉकेट इंजन का जो पहला प्राइवेटली बिल्ड, मतलब एक इंडिविजुअल कंपनी के द्वारा बनाया गया क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन, उस इंजन का नाम क्या है बेसिकली? वो है धवन 1। ठीक है, ऑप्शन 1 नंबर ए करेक्ट आंसर, धवन 1। ठीक है, और ये बेस्ड है किस पर? देखिए, धवन 1 आपको क्या लग रहा है? जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है, जो सतीश धवन है ना, उनके नाम से संबंधित है। ठीक है, इससे पहले एक विक्रम रेंज भी आई थी। ठीक है, विक्रम साराभाई के नाम पर विक्रम रेंज के जो रॉकेट लॉन्चर्स थे वो भी आपके बनाए गए थे। ठीक है, तो अभी ये आपका जो रिसेंटली प्राइवेटली बनाया गया है, गवर्नमेंट के द्वारा नहीं, प्राइवेटली, धवन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन इलेक्टेड एज एन एशियन डेलीगेट्स टू द एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द इंटरपोल, जो इंटरनेशनल क्राइम पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है जिसे इंटरपोल कहते हैं। ठीक है, उसके लिए जो कौन से मेंबर को एशियन डेलीगेशन के लिए चुना गया है? वो हैं प्रवीण सिन्हा। ठीक है, और प्रवीण सिन्हा कौन है? ये भारत में जो CBI है उसके स्पेशल डायरेक्टर हैं, स्पेशल डायरेक्टर इन CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के अंदर है प्रवीण सिन्हा। फिर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन एयरफोर्स रिसीव किए, उसने दो रिसीव किए हैं, 2 मिराज 200 फाइटर एयरक्राफ्ट। ये किस कंट्री से लिए गए हैं? जो कि ग्वालियर एयरबेस पे रखे जाएंगे। तो ये लिए गए हैं कहाँ से? आपके फ्रांस से। ठीक है, फ्रांस से। और फ्रांस से हमने 36 जो राफेल विमान है, राफेल फाइटर जेट, जो 4.5 जनरेशन के हैं, उनको भी हमने लिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल पेरिस।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स वाज लॉन्च्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर फॉर जल शक्ति श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जो यूनियन मिनिस्टर है जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने फॉर द रिवर सिटीज ऑफ इन इंडिया, किस सिटी के अंदर जो है ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है? तो इस प्रोग्राम का नाम है रिवर सिटी अलायंसेस, ठीक है, रिवर सिटी अलायंस, ठीक है। और इस प्रोजेक्ट को बेसिकली जो आपका जल शक्ति मंत्री है, जल शक्ति मंत्रालय प्लस जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट और अर्बन अफेयर्स, ठीक है, इन दोनों के द्वारा मिलकर ये जॉइंट वेंचर किया जाएगा, ठीक है, मतलब इन दोनों का मिला हुआ प्रोग्राम है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव कंक्लूडेड ट्राई एक्सियल एक्सरसाइज दोस्ती, ठीक है, ये दोस्ती एक ट्राई एक्सियल एक्सरसाइज है इंडिया और श्रीलंका, इंडिया श्रीलंका, देखिए श्रीलंका और साथ में कौन है यहाँ पे, मॉलडीव्स। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, इंडिया श्रीलंका एंड मॉलडीव्स, इन तीनों का ये इंडिया श्रीलंका एंड मॉलडीव्स, इन तीनों का मिलकर एक ट्राई एक्सरसाइज है दोस्ती, ठीक है। और ये बेसिकली एक नवल एक्सरसाइज है जिसके अंदर भारत की तरफ से आईएनएस वज्र और आईएनएस अपूर्वा, ठीक है, ये दोनों गए थे। Next question, which of the following state has announced to launch the street project in select spot of 7 districts, ठीक है। तो इसके लिए जो स्टेट है आपका वो कौन है, केरला, ठीक है, केरला। और केरला से एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, केरला हाई कोर्ट जो है, केरला का जो हाई कोर्ट है वो आपका फर्स्ट हाई कोर्ट बना है जो इसके अंदर पेपरलेस हाई कोर्ट है, ये इसके अंदर अब पेपर से काम नहीं होगा, सारा काम डिजिटली होगा। और एक गुजरात का हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट, तो गुजरात हाई कोर्ट जो है ये पहला हाई कोर्ट है जो इसने लॉन्च किया है डिजिटल जस्टिस बुक, डिजिटल जस्टिस क्लॉक, ठीक है, जिसके अंदर जो पेंडिंग केसेस हैं और जो बेसिकली केसेस का स्टेटस जो है वो डिजिटली डिस्प्ले किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामपथ यात्रा एक्सप्रेस, देखिए जैसे आपकी रामायण एक्सप्रेस है जो दिल्ली से रामेश्वरम जाती है, उसी तरीके से रामपथ यात्रा एक्सप्रेस है, ये कनेक्ट करेगी सिटीज़ को अयोध्या विद फ्लैग ऑफ विद प्रमोटिंग पिलग्रिम्स टूरिज्म, जो आपका पिलग्रिमेज टूरिज्म है उसको प्रमोट करेगी। तो ये देखिए अयोध्या से चलेगी आपकी अयोध्या से होते हुए आपका वाराणसी प्रयागराज होते हुए आपकी जाएगी कहाँ तक, पुणे तक, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर पुणे, महाराष्ट्र तक जाएगी, ठीक है। तो ये थे हमारे इस पर्टिकुलर सेट नंबर आई थिंक 23rd था ना, सेट 23rd के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एसएससी और प्लस जो भी आपके आने वाले एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो आई होप सो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।